अब यहाँ पे भी एक जो डायग्राम दिया हुआ है क्लियरली, तो यहाँ पे अब आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को देख सकते हैं कि ये मॉडल्ड डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे IMS यहाँ पे था, IMS इस साइड था, अभी क्या है इस डायग्राम में IMS ऑपोजिट साइड है। तो वैसे ही आपको सोचना है। तो यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम C, ठीक। यहाँ पे और क्या है, सबसे पहले किसको दिया, कॉपर A को, फिर कॉपर B, और ये आयरन कॉपर सेंटर जो है, ठीक है। ये हीम A3 और A इस तरीके से मेंशन है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन की पंपिंग की बात करी जा रही है, ठीक। क्यों की जा रही है, हम लोग तो 2 साइटोक्रोम C की बात कर रहे थे, जो कि क्या लेके आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यहाँ पे 4 की बात हो रही है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक। तो अब आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज को आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। क्या समझ सकते हैं कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से होता हुआ, यानी फर्स्ट में 4 प्रोटॉन पंप हो रहे थे, सेकेंड में कोई नहीं हो रहा था, थर्ड में 4 प्रोटॉन पंप हो रहे थे, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन पंप हो रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे फिर इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा था कि हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान में बात आपको ये रखनी है कि जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात आ रही है, तो हम आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये कोई बात तो नहीं होती, बट क्योंकि कैलकुलेशन को समझाने के लिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको बताने के लिए ये बात कही गई। बट एक्चुअली में क्या आपको यहाँ रखेंगे तो ज्यादा सही लगेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। उस केस में आपको कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब आप 4 इलेक्ट्रॉन कराएंगे तो उस हिसाब से सारा चीज जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ आप दिखाएंगे 8 प्रोटॉन, ठीक, फिर यहाँ पे आप दिखाएंगे 8 प्रोटॉन, फिर यहाँ पे आप दिखाएंगे 4 प्रोटॉन, फिर आप दिखाएंगे कि ओके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ देन 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश की गई है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 4 प्रोटॉन सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, यानी जो कि वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है। पहली चीज ये आपको मिल गई, पर ज्यादातर बात किस चीज की आपको दिखेगी, आपको इस चीज की, क्योंकि जो फर्दर कैलकुलेशन की बात आती है तो आपको चीज पता होनी चाहिए कि हाँ कब कहाँ पे क्या बात हो रही। तो हम लोग अब एक कंप्लीट व्यू देख लेते हैं कि अब फाइनली हम लोग देख चुके हैं हर एक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो किस तरीके से ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो कंडक्ट होता हुआ दिखता है हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या इनर मेम्ब्रेन में, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वही एल शेप। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मेंशन नहीं किए गए हैं, वो आपका जॉब है कि आप जब एक एक कॉम्प्लेक्स को पढ़ें तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आयरन सल्फर है, फिर ये क्यू को दे दिया एंड ऑल दो स्टफ। यहाँ पे पहले किसके पास जाएगा, FMN के पास जाएगा, राइट। FMN FMNH2 में कन्वर्ट होगा, फिर वो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा। यहाँ पे 2 प्रकार की आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 की बात यहाँ हो रही है, पर आपने कॉम्प्लेक्स 2 के साथ साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 सिर्फ क्यूनॉन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, वो किसी प्रकार की प्रोटॉन पंपिंग नहीं कर रहा है। पर हम लोगों ने और भी पाथवे देखे जो कि क्विनॉन को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 की बात की। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, दिस इज व्हाट आवर आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ है दिया हुआ, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के ही बीच में जो स्पेस है वो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो यहाँ पे दिख रहा है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोटॉन पंपिंग हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, कि आपको यहाँ दिखा दे 4 प्रोटॉन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, जो पीएच है वो एसिडिक होने लगा है, और यहाँ पे थोड़ा अल्कलाइन पीएच हो रहा है मैट्रिक्स में। तो अगर हम लोग और भी एक चीज़ देखें तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, ये ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, और ये थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। तो आप एक तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ पे इस केमिकल की वजह से, कौन से केमिकल की वजह से, प्रोटॉन की वजह से एक तरह से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन रहा है। अब हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजीज को देखने जा रहे हैं फॉर अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें एक हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल एस्टैब्लिश हो रहा वो हो क्यों रहा है, क्योंकि प्रोटॉन एक तरफ ज़्यादा पॉजिटिव कर दे रहे हैं मेम्ब्रेन को और एक तरफ नेगेटिव कर दे रहे हैं। तो ये और इसी को हमने क्या कहा कि अब इधर प्रोटॉन ज़्यादा, इधर पॉजिटिव ज़्यादा। यहाँ पे ऑपोजिटली क्या हुआ, यहाँ प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम और प्लस, और क्या कम है, प्रोटॉन कम है और नेगेटिव, राइट, यहाँ नेगेटिव है। तो इसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है, 2 तरह के ग्रेडियंट दिख रहे हैं। एक तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हो गया तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दिख रहा है, और एक तरफ क्या हो गया, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई एंड लो की वजह से केमिकल ग्रेडियंट दिख रहा है। तो आपने इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक, ये स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये जो प्रोटॉन्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती हैं वो बहुत ही रिजिड होती हैं, कार्डियोलिपिन की होती हैं, जिसकी वजह से वो और किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका फ्लूएंट आदान प्रदान नहीं करती हैं। ठीक है, कि कोई भी आ जाए चला जाए, जो तो कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन जो है वो तो फिर भी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने जाने की सुविधा देती है, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा रिजिड है। क्यों, क्योंकि उसको एक तरह का ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करना है। तो अगर उसका मकसद है कि कोई एक साइड हमें किसी मॉलिक्यूल को ज़्यादा रखना है और एक साइड कम रखना है, इस तरह का ग्रेडियंट, तो जाहिर सी बात है वो रिजिड होगी, टाइट होगी, इम्परमिएबल तरह की बिहेव करेगी। पर कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो क्या होती है, वो एक पैसेज देती है जहाँ पे प्रोटॉन जो है वो फिर से वापस आ जाए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा भी नहीं होगा कि लगातार एक तरफ पॉजिटिव होता जाएगा और लगातार एक तरफ नेगेटिव होता जाएगा, नहीं, फिर से ये बैलेंस किया जाता है। बैलेंस कैसे किया जाता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये एक ऐसी जगह होगी जो कि सारे प्रोटॉन को बहुत तेजी से मूव करने की इजाज़त देगी, और वो होता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसको आप कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है, उस पोर से, यानी कि आप अगर इमेजिन करें कि आपने एक पूरा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ग्रेडियंट रख दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और एक तरफ कम है, पर यहाँ पे हल्का सा भी छेद आपने कर दिया तो बहुत तेजी से इस छेद में से आने लगेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, तो जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। एक ही जगह से बहुत तेजी से कोई जाने लगेगा तो वहाँ फोर्स क्रिएट होगा, और उस फोर्स की वजह से एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है वो रोटेट होना शुरू होता है, और उस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि कह सकते हैं एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कि एटीपी की सिंथेसिस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि इसका जो जैसे हम लोगों ने सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखा, वैसे ही हमें इस कॉम्प्लेक्स की भी फंक्शनिंग को समझना होगा। बट क्योंकि अभी हम लोग और भी टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो अब वो टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों को समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जहाँ पे हमें अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स 1 2 3 सॉरी 2 यहाँ दिया है, 3 यहाँ दिया है, 3 4, ठीक। तो ये जो है, जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, 4 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो 5वां कॉम्प्लेक्स है जिसको हम F1 F0 ATPase कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं,
वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, यानी एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। तो यानी जो प्रोटॉन यहाँ पंप किए जा चुके थे, उनका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जा चुका था, वो फिर से वापस इस कॉम्प्लेक्स से जब डिफ्यूजन के थ्रू, एक तरह से कह सकते हैं बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जब मूव कर रहे थे प्रोटॉन को, तो वो एक तरह से लोअर से हाई की तरफ मूव कर रहे थे, तो वहाँ पे पंप की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक, तो इनका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से किया जाता है। थोड़ा आगे टर्म्स को समझने से पहले थोड़ा सा ये भी चीज़ देख लें, और आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो इनहिबिटर्स हैं वो कहाँ काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है एंटीमाइसिन, ये यहाँ दिया हुआ है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे पूरी चीज़ नहीं रिप्रेजेंटेड है, तो हम लोग अभी थोड़ा इसको लेफ्ट आउट करते हैं, इनहिबिटर्स हम लोग अलग से देख लेंगे, आउट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं और उनकी क्लैरिटी होना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पहला टर्म है आपकी कि केमी ऑस्मोटिक कपलिंग। ठीक, तो जो केमी ऑस्मोटिक कपलिंग है, इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश बायोकेमिस्ट जिनका नाम है पीटर मिशेल। इन्होंने ये चीज़ प्रपोज की थी 1961 में। ठीक है, हालांकि पहले तो ये मॉडल को बहुत ही रेजिस्ट किया गया था, बट फिर कुछ ऐसे एविडेंसेस आते गए कि फिर इनको सपोर्ट मिलता गया, और इनको जो है फिर 1978 में इसी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद। तो इनका जो मॉडल था वो क्या था, जो फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एक तरह से उस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वो ड्राइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान से फिर से सुनिए, जो फ्री एनर्जी कहाँ से मिली, NADH से मिली। तो जो फ्री एनर्जी मिल रही है, कब मिल रही है, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते समय एक फ्री एनर्जी डेवलप हो रही है। वो फ्री एनर्जी क्या ड्राइव कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से ही इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफरेंस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी ट्रांसफरेंस हो रहा है, स्पेशली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते समय एक फ्री एनर्जी रिलीज हो रही। ये जो फ्री एनर्जी है वो इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो फ्री एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन के दौरान फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यूटिलाइजेशन करके प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो रहा है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात की है। तो इलेक्ट्रो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, किसके अगेंस्ट, प्रोटॉन के अगेंस्ट। ये जो प्रोटॉन जो है वो अब क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिकली अब ये यूज कर रहे हैं, जब वो फ्लो बैक हो रहे हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, और यही यूज हो रहा है एटीपी सिंथेसिस। तो अभी जस्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी को किसने समझाया था, पीटर मिशेल ने, और इसी को क्या कहा जाता है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कही जाती है, राइट, कि जिसकी वजह से ये जो पूरा, और ये कपलिंग क्यों बोला गया, कपलिंग इसलिए बोला गया क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट जब वापस से फ्लो बैक हो रहा है तो कपलिंग रिएक्शन हमें क्या देखने को मिल रहा है, एटीपी की सिंथेसिस। ठीक है, so the proton movement on the outside have a thermodynamically tendency what to flow back into the mitochondrial matrix, okay, which is responsible for driving the ATP synthesis. Okay,
तो हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि इस जो केमी ऑस्मोटिक कपलिंग की बात में हमें प्रोटॉन पंपिंग की बात को ध्यान में रखना है, और रेस्पिरेटरी क्या चीज़ को ध्यान में रखना है आपको स्पेसिफिकली बात किसकी करनी है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट this free energy is utilized for the transference of proton or pumping of proton from matrix to intermembrane space. Okay. Now this then proton flows back and lead to the formation of ATP. तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या जनरेट कर रहा है? वो जनरेट कर रहा है प्रोटॉन पंपिंग, और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? प्रोटॉन पंपिंग की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल जनरेट हो। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है जब वापस डाउन फ्लोज बैक मीन्स अब ये डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है, डाउन द ग्रेडियंट। तो ये जो डाउन द ग्रेडियंट है और अप द ग्रेडियंट, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा, बट थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि यहाँ पे वो सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस थे। इन्होंने प्रोटॉन को पंप किया, प्रोटॉन पंप किया, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो ये जो पंपिंग हो रही थी, एक्चुअली ये जो पंपिंग थी, ये कौन सी पंपिंग टाइप थी? अप द ग्रेडियंट। अप द ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं कि ऑलरेडी प्रोटॉन यहाँ पे कम है और अब जो जिस साइड ज़्यादा है उधर ही पुश करना है, ठीक है। नीचे पानी कम है और आपको ऊपर पानी भेजना है, तो आपको एनर्जी पंप लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे अप द ग्रेडियंट मूवमेंट। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि दीज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर बिहेविंग एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ये एक तरीके के पंप हैं। तो ये काम ये कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है राइट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है। ये फ्री एनर्जी जो है यूज की जा रही है अप द ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन पंपिंग दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक। जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी इस साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इस तरफ नेगेटिव। प्रोटॉन यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब ये जो है क्या होगा? एक तरफ पूरी रिजिड मेम्ब्रेन है, पर थोड़ी एक तरफ जो है हल्की सी क्या होता है, एक गैप सा यहाँ मिलता है। तो वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो प्रोवाइड करा रहा है, मान लेते हैं दिस इज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रोटॉन जो है बहुत तेजी से एक तरीके से मूव करेंगे, तो यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? टर्म डाउन द ग्रेडियंट, दिस इज डाउन द ग्रेडियंट। और इसी एनर्जी जब तेजी से ये फ्लो बैक हो रहा है तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो रही है, और इसी को कहते हैं केमी ऑस्मोटिक कपलिंग। ओके, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत? आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बात, अब यहाँ पे एक तो ये बात समझ में तो यहाँ पे डिफरेंस तो किसका और किस चीज का है भाई? आपको क्या दिख गया? पीएच ग्रेडियंट भी दिख रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन और एक तरफ कम, तो पीएच ग्रेडियंट भी दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिखा आपको भाई?
अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन क्या डेवलप हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पीएच ग्रेडियंट डेवलप होना प्लस एक क्या डेवलप हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ठीक, इसको भी हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया, वो भी तो वही बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा भाषाओं का अंतर है। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को आप और क्या बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और बोल सकते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो कहने का सेंस ये है, जो इन सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोटॉन एक तरफ पंप किए गए, फिर पीएच ग्रेडियंट डेवलप होने लगा, फिर पीएच ग्रेडियंट की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होने लगा। तो पीएच ग्रेडियंट और मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या करने में, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का जनरेट करने में, या प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करने में। और यही जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी प्रोटॉन जब डाउन द ग्रेडियंट मूव करेंगे, तो भाई कहने का सेंस तो वही है ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, अब ये जो ग्रेडियंट है, अब ये जब फ्लो बैक हो रहा है, तो एक तरह का प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, और यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पूरा जो है एक तरीके से केमी ऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी है, कि जहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स डेवलप किए गए और उन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया गया एटीपी के सिंथेसिस, और इन ग्रेडियंट को कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या क्या जनरेट कर रहे हैं, तो हर टर्म जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो वी आर डन विथ अप द ग्रेडियंट, डन विथ डाउन द ग्रेडियंट, डन विथ प्रोटॉन पंपिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट, membrane potential. Membrane potential means generation of positive charge on intermembrane space and this, ठीक, और फिर electrochemical gradient and proton motive force respectively। ठीक है, अब इसमें भी कई कैलकुलेशन की भी बात आती है, बट वी नीड नॉट टू डिस्कस और गो इन दैट मच डिटेल। इफ इन फ्यूचर इट रिक्वायर्स विल डिस्कस, बट इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो अब हम लोग ने पूरे चीज़ को कंबाइन भी कर लिया है। अब हम लोग के पास क्या चीज़ रह गई है अब हम लोग के पास रह गया है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। यस, F1 FO ATPase कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर बात करें तो जस्ट तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली दिया हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ हिस्सा इसका जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे इस तरीके से इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पे कुछ जो है इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। तो कहने का सेंस आप समझ रहे होंगे कि ये जो है यूनिट, इसको हम F1 कहते हैं, और इसको हम लोग इतने पोर्शन को FO कहते हैं। तो O इसलिए इसको कहते हैं, O मीन्स ओलिगोमाइसिन जो ड्रग है वो उसके द्वारा ये इनहिबिट हो सकता है, तो इसलिए इसका नाम इस तरीके से दिया है। तो अगर हम लोग तो ये जो FO है एक्चुअली एक तरह से ये प्रोटॉन चैनल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वही चीज़ है जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई प्रोटॉन चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रोटॉन चैनल्स के थ्रू ही ये एक तरह से क्या है, ये प्रोटॉन चैनल्स है। यहाँ जो हमें दिख रहा है इसी चैनल की बात।
तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये जो हिस्सा हम लोगों को दिख रहा था अभी डायग्राम में, ये वाला पोर्शन F1, तो F1 जो है मैट्रिक्स साइड में ओरिएंट रहता है और FO मेम्ब्रेन में इस तरीके से इंटीग्रेटेड रहता है। और अभी हम लोग के सामने में जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, तो आपको याद रखना है कि ये मैट्रिक्स की साइड में ओरिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो F1 कॉम्पोनेंट है, दिस F1 component is consist of alpha subunit, 3 alpha subunit, 3 beta subunit एंड एक सब यूनिट होती है गामा की, डेल्टा की और एप्सिलॉन की। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आता भी है। तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है अल्फा 3, बीटा 3, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे उन यूनिट्स को देख भी सकते हैं कि वो किस तरीके से प्लेस किए गए हैं। तो दिस इज डेल्टा, अल्फा, दो अल्फा तो आपको सामने दिख रहे हैं, दो, एक जो है पीछे की तरफ होगा, यहाँ सामने आपको बीटा दिख रहा है, दो इस तरीके से बीटा सब यूनिट अटैच होंगे पीछे के साइड वो है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये गामा सब यूनिट दिख रही है और ये एप्सिलॉन सब यूनिट दिख रही है। तो दिस गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन 1 1 और ये अल्फा 3 और बीटा 3 की सब यूनिट्स है। ठीक, तो अब उसी तरीके से अगर आपको FO कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना हो कि FO कंपोनेंट बेसिकली कितने यूनिट्स का बना होता है, तो उसके पास एक A सब यूनिट होती है, ठीक है, दो B सब यूनिट्स होती हैं और C सब यूनिट लगभग 9 to 12 B सब यूनिट C सब यूनिट होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ C यूनिट्स आपको दिख रही होंगी, ये C लगातार हैं, ठीक। तो ये पूरी अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम लोगों को इजीली दिख भी रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, तो यहाँ पे 12 सब यूनिट इस तरीके से C से अरेंज है। एंड दिस वन इज दिस B2 यूनिट्स, यहाँ पे दो B यूनिट्स दिख रही हैं हम ठीक है, और ये A सब यूनिट यहाँ पे इस तरीके से अटैच है। तो ये हो गया कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, तो ये यूनिट्स आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। तो अगर देखा जाए कि इनके जो फंक्शनल एस्पेक्ट पे बात की जाए कि इनके सब यूनिट के जो फंक्शनल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, तो वो हम थोड़ा इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर हो रहा हो, तो यहाँ पे वही चीज़ को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा और ये पूरा F1 दिया है, ये FO दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो चीज़ क्या दी हुई है कि यहाँ पे इन सभी सब यूनिट्स के जो स्पेसिफिक फंक्शन है उनको अलग अलग करके दर्शाया गया है, समझाया गया है कि एक्चुअली 3 फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है कुछ यूनिट्स रोटर की तरह काम कर रही हैं, कुछ यूनिट हेड पीस की तरह काम कर रही हैं और कुछ यूनिट जो है स्टेटर की तरह काम कर रही हैं। तो रोटर मेनली किसका बना होता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये गामा सब यूनिट का बना हुआ है, रोटर सब यूनिट जो है, गामा सब यूनिट और एप्सिलॉन सब यूनिट और C सब यूनिट। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि गामा और एप्सिलॉन तो हिस्सा है F1 का और C तो कंपोनेंट है FO का, पर यहाँ पे हम लोग फंक्शनल एस्पेक्ट की बात कि ये जो गामा, एप्सिलॉन और C यूनिट 10 to 12 ये यूनिट इन्वॉल्व होती हैं घुमाने के लिए। किसको घुमाने के लिए, हेड पीस को घुमाने के लिए, कि हेड पीस जो है वो रोटेट करेगा। हेड पीस में क्या है, 3 अल्फा। अब हेड पीस कितने का बना होगा, 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट का। इस अल्फा और बीटा सब यूनिट ये मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, यही हेड पीस घूमेगी, यानी यही इसी से ADP बाइंड करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करेगा और ATP का रिलीज होगा, ATP की सिंथेसिस होगा। और जो ये आपको स्ट्रेटर दिख रहा है ये आपका हो गया A और B2 सब यूनिट का, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक तरह से
चैनल्स बनाने में मदद करता है, प्रोटॉन की एंट्री में मदद करता है या एग्जिट में मदद करता है, या और आर्म को स्टेबलाइज करने में मदद करता है कि आर्म्स जो है एक दूसरे से अलग ना हो जाए या यूनिट्स एक दूसरे से अलग ना हो जाए। तो एक तरह से ये कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये B2 का बना है, बी एक A यूनिट है, B2 यूनिट है और एक ये डेल्टा सब यूनिट अटैच है। तो किसी भी इंजन को मूव करने के लिए इंजन वो तो मूव होगा, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होने चाहिए जो कि रोटर और हेड पीस को कनेक्शन में एसोसिएट करके रखेंगे। तो वो लोग कौन कर रहे हैं, वो लोग स्टेटर यूनिट्स कर। तो इस तरीके से हम लोगों ने FO और F1 कॉम्पोजिशन को समझा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे चीज़ों को देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इसके जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, बहुत ही सिंपल वे में आप इजीली समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या है कि जो यूनिट्स होती हैं बीटा सब यूनिट, एक्चुअली वो क्या है, कैटालिटिक यूनिट है। तो अब आपको थोड़े से प्रिंसिपल्स को याद रखना होगा कि ATP सिंथेसिस की प्रक्रिया में 3 कन्फर्मेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट। कौन से कन्फर्मेशन, लूज डिनोटेड बाय L, लूज के बाद हो गया टाइट, उसके बाद हो गया ओपन, उसके बाद ओपन होने के बाद फिर से वो वापस लूज कन्फर्मेशन में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये L से डिनोटेड है, O से डिनोटेड है, T से डिनोटेड है। तो ये एक तरह से कन्फर्मेशंस को बता रहा है, ठीक। तो ये लूज मतलब कि बीटा सब यूनिट की एफिनिटी बता रहा है कि L कन्फर्मेशन क्या बताएगा कि जो बीटा सब यूनिट है वो ATP से लूजली एफिनिटी शो करेगी, L कन्फर्मेशन। टाइट कन्फर्मेशन में वो ATP से टाइट कन्फर्मेशन में मतलब हाई एफिनिटी शो करेगी, एंड सो ऑन, ठीक। अब आपको याद रखना है कि जो हेड पीस था हमारा, हेड पीस किसका बना है, α3 β3। उसमें भी आपको किस पे ध्यान देना है, β3। अब बीटा आपको याद रखना है कि जो बीटा यूनिट है वो 3 सब यूनिट की बनी हुई है, β3 तभी बोलते हैं। तो अब आप लॉजिकली देखें तो क्या होगा कि एक ऐसा होगा कि जहां पे वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करेगी न्यूक्लियोटाइड से, और उसकी एफिनिटी लूज होगी। एक ऐसा कन्फर्मेशन ये हो गया, ये लूज कन्फर्मेशन। एक ऐसा कन्फर्मेशन होगा जहां पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके कंबाइन होके ATP बना लेंगे। एक क्या हुआ, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो कंबाइन हुए। ओपन में क्या होगा भाई, ATP रिलीज कर दी जाएगी, यस, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे उसी चीज को समझते। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइट, यानी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी यहाँ क्या दिख रहा है, ये ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी ATP रिलीज नहीं होगा, अभी ATP बन रहा है। कैसे बन रहा है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये इसका टाइट 3 सब यूनिट है। तो एक सब यूनिट याद रखिए, अभी एक सब यूनिट जो है, 3 सब यूनिट है, चलिए नाम देते हैं, 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट एंड 3 सब यूनिट का नाम हम लोगों ने। अब क्या है कि इस समय जो 3 सब यूनिट है वो किस कन्फर्मेशन में है, वो टाइट कन्फर्मेशन में। अब बेटर समझने के लिए आपको सिर्फ ग्रीन वाला जो सर्किल है उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि थोड़ी देर बाद जब ये ATP बन जाएगा तो ये वाली जो 3rd सब यूनिट है वो ओपन कन्फर्मेशन में आ जाएगी, यानी ATP अब रिलीज हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो है
भाई खाली हो जाएगी तो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, फिर वो लूज कन्फर्मेशन में आएगी। अब यहाँ से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आके कंबाइन हो जाए, मतलब एंट्री करेगा। तो अब आप क्या समझ सकते हैं कि कहने का सेंस ये है कि थोड़ी देर बाद, अब क्या है यहाँ देखिए इस फिगर में तो एक ही बार एक चीज को दिखाया जा सकता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस समय, मान लेते हैं कि अभी जो है, जिस समय ये टाइट कन्फर्मेशन में थी, कहने का सेंस 3 आपको कन्फर्मेशन दिख रहे हैं, 1, 2 और 3 सब यूनिट्स की बात हो रही। तो जिस समय ये वाली सब यूनिट ओ फॉर्म में है, यानी ओपन फॉर्म में है, उसी समय दूसरी सब यूनिट भी तो कोई काम कर रही होगी। तो आप सोच लीजिए कि हो सकता है वो टाइट कन्फर्मेशन, उसी समय तीसरी सब यूनिट भी तो कोई काम कर रही होगी, वो एल सब यूनिट, वो एल कन्फर्मेशन में। तो आप क्या कहेंगे, अब ऐसे ही समझते हैं। तो ये पहली स्टेज हो गई, स्टेज 1, ठीक। फिर हम लोग स्टेज 2 देखते हैं। अब स्टेज 2 में क्या हुआ, स्टेज 2 में क्या हुआ, 1, फिर से नामकरण कर देते हैं, स्टेज 2 और एक स्टेज। अब कुछ देर बाद, ओपन के बाद फिर ये लूज में आएगी, फिर जो 2 थी टाइट में थी तो अब ये ओपन में हो जाएगी, 3 जो है लूज में थी तो ये टाइट में हो जाएगी, हाँ टाइट में हो जाएगी। अब स्टेज 3 में क्या होगा, ये टाइट में हो जाएगी, तब तक ये जो है लूज में हो जाएगी और ये ओपन में हो जाएगी। अब आपको दिमाग तो लगाना होगा, ठीक। तो अब हमारे पास 3 सब यूनिट हैं। अभी ध्यान में रखिए, अभी क्या होगा कि अभी जब 1 ओ ओपन कन्फर्मेशन में थी तो उसने जो है सभी, उसने एटीपी रिलीज कर दिया, और जब लूज कन्फर्मेशन में थी तो उसने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ा था। फिर जब वो टाइट कन्फर्मेशन में थी तो उसने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया की थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर ये स्टेज 1 पे आ गई, यानी ये चीज हुई होगी पहले, है ना, पहले एक ही यूनिट को आप देखिए कि कभी एक यूनिट जो है 1 यूनिट एटीपी को रिलीज की होगी, फिर एक ऐसी स्टेज से गुजरी होगी कि एडीपी ने ऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड की होगी, फिर एटीपी बनाई होगी। दूसरा, उसी समय जो दूसरी सब यूनिट है वो क्या कर रही थी, जब ये एटीपी रिलीज कर रही थी तो ये क्या कर रही थी, टाइट यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को से एटीपी बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर एटीपी बन गया होगा, फिर वो ओपन कन्फर्मेशन में आई थी सेकेंड सब यूनिट और उसने एटीपी रिलीज कर दिया। और फिर क्या हुआ था, फिर वो जो है लूज कन्फर्मेशन में आई थी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। अब आप अगर दिमाग लगाएं तो जो 3 सब यूनिट्स हैं, ये तीनों सब यूनिट क्या कर रही हैं, स्टेज 1 में वो किसी पोजीशन में है। मान लेते हैं ये स्टेज 1 है, तो इस कंडीशन में आपको एक एटीपी मिल रहा था, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 120 डिग्री ये रोटेट कर गई। जब 120 डिग्री रोटेट कर गई तो आपके सामने स्टेज 2 आ गया। फिर स्टेज 2 में सेकेंड सब यूनिट एटीपी रिलीज कर रही थी। फिर 120 डिग्री जब रोटेट की तो सारी यूनिट्स अपने कन्फर्मेशन चेंज करके कुछ इस पोजीशन में आ गई। तो कितना मिल गया, तो एक एटीपी अब कौन बना रहा था। अब देखिए बहुत सिंपल डायग्राम आपके सामने आ गया।
स्टेज 1 में क्या था, कौन सी यूनिट एटीपी रिलीज कर रही थी? पहली सब यूनिट। स्टेज 2 में कौन सी रिलीज कर रही थी? स्टेज 1 में पहली सब यूनिट ओपन कन्फर्मेशन में थी, तो एटीपी रिलीज कर दी। 120 डिग्री फिर रोटेशन हुआ, तो स्टेज 2 में एटीपी ओ कन्फर्मेशन में दूसरी सब यूनिट आ गई और उसने एटीपी रिलीज कर दी। स्टेज 3 में तीसरी सब यूनिट जो है ओपन कन्फर्मेशन में आ गई और एटीपी रिलीज की। तो कितने बन गए? यानी टोटल में आप देखें कि 360 रोटेशन में 360 यानी एक कंप्लीट रोटेशन अगर एटीपी सिंथेस करे तो हमें कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे? 3 एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। क्लियर? तो थिंक दिस इज यही एक्चुअली में मेन कॉन्सेप्ट है लूज, ओपन एंड टाइट। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों बात करें तो हमारे पास आप लॉजिकली देखें तो बताया गया कि 3 प्रोटॉन जो हैं वो एक एटीपी बना, यानी 3 प्रोटॉन जब प्रोटॉन चैनल से गुजर रहे हैं, कहने का सेंस क्या हो गया? जो हम लोगों ने देखा था कि जब 3 प्रोटॉन गुजरेंगे, यहाँ से 3 प्रोटॉन जब डाउन द ग्रेडियंट मूव करेंगे तो 120 डिग्री का रोटेशन होगा। ऐसा बताया गया कि 3 प्रोटॉन जब गुजरेंगे तो 120 डिग्री का रोटेशन होगा, तो उसमें एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ओके, फिर तो कहने का सेंस ये है कि 9 प्रोटॉन जब जब चैनल को क्रॉस किए तो लगभग 360 डिग्री का रोटेशन हो गया, तो इसलिए 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। राइट, कुछ ऐसा कैलकुलेशन बताया जा सकता है। अब इसके बाद इसमें और क्या इंक्लूड किया जा सकता है कि पर 2 इलेक्ट्रॉन जब पंप होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो लगभग 10 प्रोटॉन NADH पंप करता है। 10 प्रोटॉन NADH पंप करता है। तो जब 10 प्रोटॉन NADH पंप कर रहा है तो उसमें से जो 9 प्रोटॉन है लगभग वो कितना एटीपी बना रहे हैं? 3 एटीपी। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि एक्चुअली ये एक प्रोटॉन की बात फिर कहाँ आएगी, जो एक प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है या कहाँ चला गया। ठीक, फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है। हालांकि अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एक्चुअली हमें तो ये पता है कि जब NADH ट्रांसफर करता है तो 3 एटीपी की बात नहीं अब होती है, कितने की बात होती है? 2.5 एटीपी की बात होती है। इसलिए पहले अगर आप लोगों को याद हो तो NADH कहा जाता था कि NADH जो है वो 3 एटीपी मतलब एक NADH से 3 एटीपी बनता है, बट अब कॉन्सेप्ट किसकी बात आ गई? 2.5 एटीपी। तो ये चीज़ अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कैसे अब इस चीज़ की क्यों बात आती है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा की बात करनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब वो ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे टोटल कितने प्रोटॉन हो गए एक NADH के इन्वॉल्वमेंट में? 10 प्रोटॉन। और अगर FADH2 की बात करें कि यहाँ पे FADH2 तो यहीं पर इन्वॉल्व हो रहा था, तो FADH2 कितना दे रहा है? लगभग 6 प्रोटॉन वो पंप कर। ये एकदम से बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम लोगों को क्या रिलेट करना है, जस्ट पहले तो ये जो चीज़ अभी बताई कि ये याद रखना है कि FADH2 टोटल कितने कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है इससे आपकी क्लैरिटी और बढ़। अब यहाँ पे देखिए वही बात की गई है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना है कि ये जो NADH कितने कर रहा है? 10 प्रोटॉन, हम लोगों के पास प्रूफ भी है।
तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को बच्चों दिखाया गया है, ये पूरा डायग्राम ये जो है ये सिर्फ एक पाइप की तरह दिखा गया है। इसका मतलब क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। यानी इसी में इंक्लूडेड है आपका कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, पर कॉम्प्लेक्स 5 को अलग कर दिया गया है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 5। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स 4 जो है कितना प्रोटॉन पंप कर रहे हैं, 10 प्रोटॉन पंप कर रहे हैं। किसके ऑक्सीडेशन के बाद, NADH के। इसमें कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये 2 प्रोटॉन फिर कहाँ जा रहे हैं, ये जो 10 प्रोटॉन आए हैं वो इधर मूव करेंगे। जब इधर ये मूव करेंगे तो कहा गया कि 3 प्रोटॉन, अब देखिए 3 प्रोटॉन हम लोग ने क्या बात की, 3 प्रोटॉन जब अंदर जाएंगे तो एक रोटेशन हो जाएगा और वहां से लगभग 1 ATP मिलेगा। ठीक, अब यहाँ इसी 3 प्रोटॉन का कैलकुलेशन आपको समझना है। 3 प्रोटॉन अंदर तो गए पर वो कर क्या रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये एक ATP का फॉर्मेशन किए, प्लस अब देखिए इसमें 3 प्रोटॉन इन्वॉल्व हो गए 1 ATP का प्रोडक्शन करने में। ठीक, और एक मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ATP ADP ट्रांसलोकेज। ATP ADP ट्रांसलोकेज ये क्या करता है भाई, ATP अभी बार बार जिक्र हुआ था कि जो ATP है वो कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बन रहा है। और आपको एनर्जी कहाँ चाहिए, साइटोप्लाज्म में चाहिए, बहुत सारी काम करने हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये जो ATP माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना है उसको कहाँ भेजना होगा, साइटोप्लाज्म में भेजना होगा। तो जब साइटोप्लाज्म में भेजना होगा तो क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। और इस एंजाइम ये ATP क्या करेगा, ATP को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ आपको ATP की ज़रूरत होगी आप एनर्जी साइटोप्लाज्म में यूज़ करेंगे। और जब आप यूज़ करेंगे तो क्या बनने लगेगा, तो क्या बनने लगेगा, ADP बनने लगेगा। अब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से ADP को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ADP यही एंजाइम क्या करता है, ATP को साइटोप्लाज्म में ले जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में ATP को यूज कर लिया तो ADP फिर से अंदर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी तो अंदर आना होगा, तभी तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बनाएंगे। पर इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए कोई अलग से एंजाइम नहीं, ये एक तरह का सिम्पोर्टर का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। ये एक एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन पर लोकेट होती है। ये क्या करती है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कौन आ रहा है, एक प्रोटॉन भी आ रहा है। तो ये एक प्रोटॉन आने लगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे देखें कि जो नई कैलकुलेशन आई उसने कहा कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लाने के लिए एक और प्रोटॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि 4 प्रोटॉन एक ATP को ला रहे हैं। ठीक, तो सॉरी, एक ATP बना रहे हैं। अब तो फिर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए क्या क्या बताया गया कि अगर 4 प्रोटॉन इस तरीके से इन्वॉल्व होके 1 ATP बना रहे हैं तो 1 प्रोटॉन कितने ATP बनाएंगे, 1/4 ATP बनाएंगे। तो 10 प्रोटॉन कितने ATP बनाएंगे, 10 प्रोटॉन कितने ATP बनाएंगे, 2.5 ATP। केस किसका हो गया, ये केस किसका हो गया, ये केस आप बात कर रहे हैं कि NADH की बात कर रहे हैं। ये NADH जब 2 इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर करना शुरू किया तो कॉम्प्लेक्स के थ्रू 10 प्रोटॉन पंप हुए और इस तरीके से हम इस कैलकुलेशन को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर FADH2 जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स 1 में इंक्लूड नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 में भी कोई रोल नहीं है पंप करने का, पर इसका इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 3rd और 4 में जा रहा है तब वहाँ पे पंपिंग हो रही है। तो 3rd में 4 प्रोटॉन
और फोर्थ में 2 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो रहे हैं, तो लगभग हो गए 6 प्रोटॉन। तो अगर यही कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो 6 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 ATP। इसीलिए जो मेटाबॉलिक पाथवे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, ओके। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उस चीज़ को भी एक बार लिंक आउट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास अब आज के डेट में एक प्रॉपर कैलकुलेशन आ गई है कि किस तरीके से जो चीज़ ग्लाइकोलिसिस में शुरू हुई थी, ठीक है, तो हमें किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH मिले, 2 ATP मिले, 3 और 5। देखिए इस चीज़ को आप एकदम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये नंबर डिपेंड्स ऑन विच शटल सिस्टम ट्रांसफरेज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मैलेट एस्पर्टेट शटल हो रहा है कि क्या हो रहा है उस बिहाफ पे डिपेंड करता है। पायरवेट ऑक्सीडेशन से हमें 2 NADH मिले, ठीक है, जो कि ETS में 5 दे देंगे हमारे पास। अब तो हमारे पास कैलकुलेशन भी है कि NADH 2.5 देते हैं। फिर TCA साइकिल में अगर कितने होंगे, 6 NADH मिल रहे थे, 2 FADH, सॉरी यहाँ पे गलत लिखी है, 2 पर ये साइकिल, ठीक है, 2 साइट्रिक एसिड साइकिल पर ग्लूकोज, यानी साइट्रिक एसिड साइकिल 2 बार रन होगी ना, क्योंकि 2 एसिटिल कोएंजाइम में बन रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है। तो फिर 2 ATP और इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ। ये टोटल ग्लूकोज आपका जो यील्ड देगा वो कितना देगा, 30 और 32, डिपेंडिंग ऑन कौन सा शटल यूज हो रहा है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जब बैक्टीरिया की बात होगी तो वहाँ तो बैक्टीरिया में कोई शटल की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ तो 32 ही ATP मिलेगा। बैक्टीरिया में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही सारी चीज़ें, वहाँ पे पूरा का पूरा उसको 32 ATP मिलने वाला, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई बहुत क्रूशियल भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है और आपके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि रोटिनॉन जो है वो किसका इनहिबिटर है। रोटिनॉन क्या होता है, एक तरह का पॉइजन है, वो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इमाइटल भी कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक कर देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एंटीमाइसिन ए है जो कि कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक कर देता है, राइट। फिर देयर इज अ ब्लॉक इनहिबिटर्स ऑफ साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, एजाइड, जो कि किसको ब्लॉक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे यस हम लोग अनकपलर्स की बात अलग से करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो जो डिस्कशन हो रहा है वो रोटिनॉन को लेके, अरे सॉरी, कॉम्प्लेक्स 4 तक की ही बात पे ही हो रहा है। और यस कॉम्प्लेक्स 5 में हम लोग क्या बात कर चुके हैं, ओलिगोमाइसिन, जो कि FO यूनिट को ब्लॉक करता है। तो कुछ जो इनहिबिटर्स हैं जो और थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे एक्चुअली जो इमाइटल और रोटिनॉन है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है कलेक्टिवली, द टर्म इज यूज बारबिट्यूरेट्स। तो हो सकता है आपको ये दिया रहे टर्म बारबिट्यूरेट्स, लाइक एमाइटल, और प्लांट टॉक्सिन होता है रोटिनॉन, जो कि कोएंजाइम क्यू जब ट्रांसफर हो रहा होता है ना,
ये रोटिनॉन कहाँ ब्लॉक करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कहाँ पे कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफाई दिए गए हैं। तो जब आयरन सल्फर से कोएंजाइम क्यू पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो ये यहीं पे आके ब्लॉक कर देता है कॉम्प्लेक्स 1 में। FMN से FMNH2, FMNH2 से आयरन सल्फर पे आता है, आयरन सल्फर सेंटर से जैसे ही कोएंजाइम क्यू पे जाना होता है तो यहाँ पे ये ब्लॉकेज। अब जैसे यहाँ एंटीमाइसिन ए की बात करें तो एंटीमाइसिन ए जो है वो इनहिबिट करता है कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम सी में जा रहा होता है, यहाँ पे एंटीमाइसिन ए जो है वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जो बात आ गई है साइनाइड है, या साइनाइड के साथ साथ क्या होता है, H2S भी होता है, साइनाइड H2S। तो कॉम्प्लेक्स 4 बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो साइनाइड H2S, एजाइड, एजाइड को आप कैसे लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है N3 नेगेटिव। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब सी के इनहिबिटर हैं। तो जो साइनाइड और H2C जो है वो बेसिकली इनहिबिट कैसे करता है कि ये जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होता है ना हीम में, जो A3 की बात हो रही थी, जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करता है वहीं पर ये ब्लॉक करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग पोजीशन होती है ये वहीं पर ब्लॉक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी साइटोक्रोम सी को आप देख रहे हैं ब्लॉक कर रहा है। और जो मेन एक्शन इसका है, जो हम लोग जैसे नहीं हीमोग्लोबिन में इसको देख चुके हैं, तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वो बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तो जब ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, इस तरीके से वो इनहिबिट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आपके साथ थे, और बाकी आप कॉम्प्लेक्स 2 में भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ तो मेंशन नहीं किया गया है, बट येस यू कैन टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स 2 जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की बात है, तो वो आप याद रख सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के इनहिबिटर, मैलोनेट होता है और एक कार्बोक्सिन होता है, जो है कॉम्प्लेक्स 2 के इनहिबिटर्स हैं। थोड़ा ये याद सब रखना है। तो एक और चीज़ आती है जहाँ पे एक नाम और है एट्रासाइक्लोसाइड। एट्रासाइक्लोसाइड जो है वो यहाँ पे ADP ATP एक्सचेंज हो रहा था, ADP ATP एक्सचेंज, वहाँ पे वो ब्लॉकेज करता है। आपको याद होगा जो ट्रांसलोकेज एंजाइम था, ATP ADP ट्रांसलोकेज एंजाइम, उसी को ये ब्लॉक करता है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर अनकपलर्स अलग से देखेंगे। तो इस तरीके से ये आपको इनहिबिटर्स ध्यान में रखने हैं, आप डायग्राम के साथ ही प्रॉपरली बना सकते हैं।